वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्रेरणादायक सफ़र में दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी हालात में हैं, वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। किसी बड़ी परीक्षा को पास करना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये दिल और हिम्मत का भी खेल होता है। हर सुबह जब आप अपनी किताबें खोलते हैं, हर दिन जब आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यही कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। याद रखिएगा, धीमी चाल से चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हार तब नहीं होती जब हम गिर जाएं, हार तब होती है जब हम उठना ही छोड़ दें। तो इसी कुछ लाइनों के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। हम और आप दोनों बने रहेंगे क्लब क्लासेस के इस इनिशिएटिव पे, जहाँ पर हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का एक इनिशिएटिव उठाया है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड्स में है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दे रखी हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप आगे की फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया से। 2-3 दिन से मैं पॉलिटी की वीडियो डाल रही थी, जिसमें एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले आज से हम उसके बैकग्राउंड में थोड़ा पढ़ते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान विकास जो हुआ है, वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने स्वतंत्र भारत में अपने हक के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, हमारे हर तरीके से हम लोग स्वतंत्र हैं अपने स्वतंत्र भारत में जीने के लिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ एक्ट्स दे रखे हैं मैंने। उन एक्ट्स को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, और शाम का जब हमारा वीडियो अपलोड होगा तो इसी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मैं आप सबके लिए पॉसिबल तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और वो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, ये जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ है, अलग अलग बहुत सारे पड़ावों से होकर ये गुजरा है। तो उनमें से जो कुछ हमारे जो संवैधानिक विकास से जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो प्रमुख अधिनियम है, वो नीचे दिए गए हुए हैं और उसको आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। आई होप यू विल लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकें। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो फीस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, तो वो इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले हमारे एक्ट की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 Act was passed by British Parliament to control the affairs of East India Company in India। ये जो अधिनियम था, ये ईस्ट इंडिया के कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू गवर्नर एंड सब्स्टिट्यूट द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर बंगाल्स कंट्रोल। इसमें पहली बार क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर में जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको अब क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब इन्हें क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। तो अगर क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ही वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसमें क्या किया गया था, इसमें मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी, उन्हें किसके अंडर कर दिया गया था, उन्हें बंगाल के अंडर में कर दिया गया था।
A Supreme Court was established in 1774 at Fort William in Calcutta, comprising one Chief Justice and 3 other judges. एक 1774 में फोर्ट विलियम में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर इलाइजा एम्पे वो द फर्स्ट चीफ जस्टिस। सर इलाइजा एम्पे जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश बने। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज मेड टू रिपोर्ट अबाउट इट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट अब किसे देनी थी, ब्रिटिश सरकार को भेजनी होती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो एक्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये कब हुआ था, अधिनियम पारित 1781 में। इट रिमूव द शॉर्टकमिंग of the Regulating Act 1773, also known as the Declaratory Act 1781। ये जो अधिनियम था एक संशोधन अधिनियम था जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो सबसे पहले हमने एक्ट पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कमियों को दूर किया था। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। aim to establish a new system of courts for removing the grievances against the Supreme Court। अब इसमें क्या हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित शिकायतें थीं, ग्रीवेंसेस का मीन्स होता है शिकायतें जो थीं उन्हें दूर करना था। नेक्स्ट आपका एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो एक्ट है आपका कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, जो कि कंपनी के निदेशकों से ऊपर होकर उनके कार्यों की निगरानी करते थे। जो निदेशक थे, काम करते थे उस वक्त का, उन सब कंपनी के सारे वर्क को ये लोग क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे, उस पर निगरानी रखते थे। इट वॉज नेम्ड आफ्टर देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। ये जो इनका जो ये नाम रखा गया था, उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उसके नाम पर रखा गया था। इंडियन अफेयर्स वर प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ था, जो भी इंडिया के अफेयर्स थे, मतलब इंडिया में जो भी कार्य हो रहे थे, उसे सीधे किसके कंट्रोल में आ गए थे, वो सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गए थे। अब इसमें एक चीज़ और हुई थी, इसमें यह हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ, जितनी भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। नो ट्रीटी कैन बी साइंड एंड नो वॉर कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स और द सीक्रेट कमिटी। अब उन्होंने क्या कह दिया, ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना कोई युद्ध नहीं होगा या फिर संधि नहीं होगी। मतलब उन्हें सीधे सीधे डायरेक्टली मना कर दिया, ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना कोई युद्ध या संधि नहीं की जाएगी। The act clearly stated that the presidencies of Madras and Bombay were to subordinate to the presidencies of Bengal in all matters, diplomatic relations and revenue। अब क्या कहा गया, इस एक्ट में सीधे सीधे बोल दिया गया, जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी, उन्हें बंगाल की प्रेसिडेंसी के नीचे वो काम करना है।
वो चाहे कोई सा भी मैटर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो या फिर वॉर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट हमारा एक्ट जो आता है वो एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786। लॉर्ड Cornwallis denoued that the power of Governor General should be enlarged to empower him to override the majority of council and act on his own special responsibility। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी पावर्स को इनलार्ज करने के लिए ये एक्ट को पास किया गया था, ताकि जो मेजॉरिटी होती है काउंसिल में उसको ओवरराइड कर सके। दिस एक्ट गिव हिम पावर टू एक्ट बोथ एज गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। और इस एक्ट ने उसे पावर दे दी थी, वो दोनों तरीके से अपनी पावर को यूज कर रहा था, एज अ गवर्नर जनरल ऑल्सो एंड कमांडर इन चीफ ऑल्सो। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। The charter of the company was renewed for 20 years. It continued the possession of all territories for the next 20 years. अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमारे इंडिया में था उसे फिर से बढ़ाकर 20 ईयर्स के लिए कर दिया गया था। और ये कह दिया गया था जितनी भी टेरिटरीज है उस पर जो वर्क होगा, जो भी ट्रेड होगा, वो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा। रेगुलर कोड ऑफ रेगुलेशन वॉज फ्रेम्ड एंड एनेक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन बंगाल। अब रेगुलर कोड ऑफ रेगुलेशन फ्रेम्ड हुए थे और इंटरनल गवर्नमेंट के लिए उसे इनेक्ट करा गया था, जो कि उस वक्त ब्रिटिश टेरिटरी थी। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। I hope you are finding well this session. Please like it, subscribe it and forward more to more students so that they can also join us, वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। और हमारा जो इनिशिएटिव है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, उस इनिशिएटिव में हमारे साथ में रह सके। हमने इनिशिएटिव ले रखा है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन ये हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है, जो फाइनेंशियली वीक है। हम हर उन स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों ही तरीके से। आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट एक्ट जो आया है वो हमारे पास में है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 का अधिनियम। अब इस एक्ट में क्या होता है, चलते पढ़ते हैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैंने हाईलाइटेड कर दिया, सो दैट आप लोगों को नोट्स बनाने में ईजी हो। This act renewed the company's charter for 20 years, but it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company। अब क्या हुआ था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी ने क्या करा था, व्यापारिक एकाधिकार, इट वॉज डिप्राइव्ड ऑन इट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया। ये है ना। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि भारत में व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। सिर्फ किस चीज के लिए? सिवाय चाय एवं चीन के व्यापार के लिए उन्होंने ये चीज बोला गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। जो कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक अधिकार को बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और भारत में व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए गए थे। भारत में जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो सब आके अब इंडिया में क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, सिवाय चाय और चाइना
के व्यापार से। इट अलाउड टू कंटिन्यू इज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। कंपनी को 20 वर्ष के सफर से व्यापार चार्टर दिया गया चाइना के साथ। उसने चाइना के साथ अपनी एकाधिकार वाली मोनोपोली अभी भी कंटिन्यू रखी थी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ जो था वो उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार को डिप्राइव्ड कर दिया था, खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब ब्रिटिश नागरिकों के लिए कम जो भी व्यापार करना चाहता था वो इंडिया में व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट is Charter Act of 1833. Next act is Charter Act 1833. The act gave another 20 years to EIC to trade in India. इस एक्ट ने क्या करा, फिर से 20 years दे दिए। किसे दे दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चीज के लिए? इंडिया में ट्रेड करने के लिए। It was the final step towards concentration in British India. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसमें क्या हुआ, भारत में केंद्रीकरण की दिशा की तरफ लेके गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन की तरफ। ये स्टेप ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके गया। अब देखते हैं इस एक्ट के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। अब इस एक्ट के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उन्हें बनाकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई थिंक आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ। अब क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और उसे जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी उसको दे दी गई, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद दे दिया गया था। अब बात आती है, सबसे पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद धारण करने वाले सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। Lord Macaulay was the first person to hold the office of Governor General in Council for Legislative Functions. जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते थे, मींस जो विधायी, भारत की जो पहली विधायी परिषद थी इसी दौरान बनी थी। भारत की पहली विधायी परिषद की स्थापना इसी अधिनियम से हुई थी। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी वो इसी एक्ट में हुई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। और उसी में लॉर्ड मैकॉले जो थे उनको फर्स्ट पर्सन बना दिया था जो गवर्नर जनरल का ऑफिस को होल्ड करते, जितने भी उनके विधायी कार्य थे उनको करने के लिए। द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंड। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई, जो इंडियन सिविल सर्विसेज जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम आप सभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, उस वक्त इसी एक्ट से इसको फाउंड किया गया, आईसीएस सर्विसेज को। ये एक ओपन कंपटीशन था फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए ये पहला ओपन कंपटीशन रखा गया। मतलब यहाँ से शुरुआत हो गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज की। EIC बिकम द पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले यहाँ क्या करने के लिए आई थी, पहले वो जो ट्रेड करने के लिए आई थी, अब वो क्या बन चुकी थी, पूरी पॉलिटिकल रूलर बन चुकी थी इंडिया में, और पूरी टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका ही अधिकार हो गया था। द एक्ट एज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये भारत में केंद्रीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। अब
यहाँ पर कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ये जो अभी हमने लाइन पढ़ी ना, EIC हैज बिकम, पॉइंट पढ़ा था, EIC हैज बिकम द पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यहाँ पर क्या हुआ था, कंपनी के जितने भी व्यापारिक कार्य थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब वह केवल प्रशासनिक न्याय रह गई थी। क्या रह गई थी वो? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक न्याय रह गई थी। और भारत की पहली इसमें पॉइंट है नहीं, आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। भारत की पहली विधायी परिषद की स्थापना भी इसी अधिनियम से हुई थी। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। Separation of the executive and legislative function, a step further by the provision of addition members of the council for the purpose of legislation। अब क्या हुआ था, इस एक्ट में जो सबसे बड़ी चीज हुई थी, सबसे ध्यान देने वाली जो चीज है वो है कंपनी के चार्टर को केवल 20 वर्षों के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मतलब हर साल वो लोग क्या कर रहे थे, 20 ईयर्स के लिए इसको बढ़ा रहे थे ना, इसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा रहे थे। तो अब क्या कर दिया गया, अब कर दिया गया कि अनिश्चित काल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया। और क्या हुआ, विधायी परिषद का गठन हुआ, एक काउंसिल बनाई गई। इसमें the law members was made full member of executive council of governor general। अब इसमें क्या हुआ था, जितने भी लॉ मेंबर्स थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के फुल मेंबर्स बना दिए गए थे। ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर मेड नेसेसरी फॉर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। जितने भी विधायी प्रपोजल्स होंगे, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होंगे, वो कंसेंट के लिए जाएंगे किसके पास में, गवर्नर जनरल के पास में। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा was to be ex officio member of the council। जो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कौन होगा, ये जो काउंसिल बनी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स कंटेन 12 मेंबर्स। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी इसके कितने मेंबर्स होते थे, 12 मेंबर्स होते थे। फर्स्ट कौन कौन इंक्लूड होता था इसमें, गवर्नर जनरल इंक्लूड होते थे, कमांडर इन चीफ इंक्लूड होते थे, 4 मेंबर्स उनकी काउंसिल के होते थे, एंड 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते थे। द नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18। जो डायरेक्टर्स का नंबर था उन्हें पहले 24 थे, उन्हें रिड्यूस करके 18 कर दिया था। 6 of them were to be nominated by the crown। जिनमें से जो 6 सदस्य थे उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यानी क्राउन के द्वारा नामित किया जाना था। आई होप यू विल फाइंड दिस सेशन वेल। मैं अपनी तरफ से पूर्णतः कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम और आप दोनों जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसको आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का हो सम्मान, जो है जीवन का आधार। हमारी महिलाओं जो हैं उन्हें समझो, वो बेकार नहीं होती हैं। महिलाओं को ना समझो बेकार, जीवन का है ये आधार। मतलब जो हमारी महिलाएं हैं, महिला वर्ग के लिए है, वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर होती हैं। दे आर गिविंग बर्थ टू अस, दे आर गिविंग अ न्यू लाइफ टू अस, दैट्स व्हाई दे आर द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। इसीलिए हमें उन्हें बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का
आधार है। अगर महिलाएं नहीं हो, अगर बेटियां नहीं हो, तो हमारे जीवन का संचालन, हमें नया जीवन नहीं मिल सकता। तो हमें नया जीवन मिले, इसलिए हमें उनके जीवन को भी बेहतर करना है। इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगी कि आप इस जो हमारा इनिशिएटिव है इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।